एक सवाल हुआ है इस पे अभी बिहार सरकार, अभी मैं डीएम साहब के पास से आ रहा था तो ब्लैक होल डे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए? देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसको हम लोगों को केंद्र सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि अगर गांव का नाली गली नहीं बना है, गांव में राशन कार्ड कैसे बनेगा, इसकी जिम्मेवारी ग्राम सभा की है, मुखिया की है। अगर राज्य में पढ़ाई स्वास्थ्य का मामला है तो राज्य का मामला है, राज्य सरकार का, विधानसभा का मामला है। वैसे ही विदेश नीति, देश की सुरक्षा, ये केंद्र का मामला है। इसलिए अभी साल भर पहले देश की जनता ने केंद्र में एक सरकार चुनकर बैठाया है। वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। देश की सदन देश की सुरक्षा के लिए जो भी निर्णय लेगी वो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो देश के हित में होगा और देश से प्यार करने वाला हर व्यक्ति सदन के उस निर्णय में शामिल होगा। लेकिन सदन जो है वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। तो सदन में बैठे लोग, उनमें वो काबिलियत है, उनमें वो अनुभव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता ने वोट के माध्यम से चुनकर उनको भेजा है। इसी के लिए तो भेजा है कि कल होकर अगर देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, देश की विदेश नीति हो, इन विषयों पर जब निर्णय लेना हो तो वो निर्णय ले सके और देश के नागरिक होने के नाते हम लोग सब उस निर्णय में शामिल हैं। जहां तक रह गई बात ब्लैकआउट वगैरह की, ये तो ऑपरेशनल चीजें हैं। प्रिपेयरनेस के लिए आप देखते हैं आपदा का प्रैक्टिस चलते रहता है। तो अगर इस तरह की कुछ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको करने में नागरिक होने के नाते हम सबको उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ना उसका कोई राजनीतिक कारण है, ना उसको बनाया जाना चाहिए। जो नागरिक होने के नाते आपकी हमारी जिम्मेवारी है देश के प्रति, उसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो भी सरकार और सदन तय करेगी हम लोग उसके साथ खड़े होंगे, देश के साथ खड़े होंगे। सर, अभी आपने कहा कि 2 लाख रुपए की जो बात हुई थी 94,000 परिवारों को, 94 लाख परिवारों को, तो उनमें से पिछले साल जो है लगभग 15 या 20,000 लोगों को 2 लाख रुपए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया गया और इस बार भी लगभग शायद 45 या 30,000 लोगों को नाम आया था। बिल्कुल सरासर गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक 2 बजट आया है और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप जैसी बात बता रहे हैं वैसे सरकार भी आंकड़े पेश करेगी। दोनों बजट में जातीय जनगणना के बाद चिन्हित किए 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए देना था, अभी तक एक भी परिवार को ये राशि नहीं मिली है। और इसका प्रमाण देने के लिए मैं स्वयं 11 तारीख को नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहा हूं, क्योंकि अगर 45,000 गांव में काम हुआ कि नहीं हुआ, नीतीश जी के गांव में तो जरूर हुआ होगा। तो मैं स्वयं जा रहा हूं 11 तारीख को कल्याण बिघा। यहाँ 35 वर्ष की राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि नीतीश जी के गांव में जाए और वहां जाकर घर घर यही तीनों सवाल पूछेंगे कि भाई तुमको 2 लाख रुपया मिला है, क्या तुमको 3 डिसमिल जमीन मिली, और क्या भूमि सर्वे में नीतीश कुमार के गांव में रहने वाले लोगों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये तीनों चीज की जानकारी 11 तारीख को लेने के लिए हम खुद जा रहे हैं कल्याण बिघा, और वहां करीब 2500 की आबादी है, 500 परिवार, 500 साढ़े 500 परिवार रहते हैं। हर परिवार के पास जाऊंगा और ये सवाल पूछूंगा। मीडिया के मित्र भी रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल्याण बिघा में भी ये मिला कि नहीं मिला। अगर अररिया के किसी गांव में नहीं मिला तो सरकार कहेगी भाई अभी योजना का पैसा आ रहा है, लेकिन नीतीश बाबू के गांव में तो मिलना ही चाहिए। अगर अररिया के गांव में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। लेकिन क्या नीतीश बाबू के गांव में भ्रष्टाचार से लोग पीड़ित नहीं है, ये जानने के लिए कल्याण बिघा जा रहे हैं 11 तारीख को। सर, सीए एनआरसी पे आप पहले लीडर थे जिसने फ्रंट एंड पे आके ये बोला कि इसका कॉम्बो बहुत खतरनाक है और नीतीश कुमार को ये चीज इम्प्लीमेंट बिहार में नहीं होनी देनी चाहिए। तो अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो वक्त पे लेकर क्या ऐसा प्रोविजन है जिसमें आप रोक लगा सकते हैं बिहार में एटलीस्ट? मेरे भाई, वक्त का जो कानून बनाया गया है, मैं मुसलमान भाइयों की तरह ही कहूंगा कि आपको बिल्कुल इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी भाजपा की जो सरकार है उसका नियत ये नहीं है कि वक्त के जरिए आपको आपका जमीन लिया जाए या आपका सुधार किया जाए या वक्त में ट्रांसफर
लेकिन उनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उनको विशुद्ध तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने खुद दिया। सीए एनआरसी का जब कानून बना तो भाजपाइयों ने कहा कि ये इसलिए लाया गया है कि बाहर से आए हुए मुस्लिम घुसपैठियों को हटाया जाएगा चिन्हित करके। जब लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा ना जो हिंदू शरणार्थी बाहर रह रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनको यहाँ लाकर नागरिकता दी जाएगी। आप मुझे बताइए, पिछले 3 वर्ष से सीए एनआरसी कानून लागू है, एक भी नाम बताइए कि किस मुस्लिम घुसपैठिए को यहाँ से निकाला गया, या उससे भी ज्यादा जरूरी किस हिंदू को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर सीए एनआरसी के तहत नागरिकता दी गई। आपने ना प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी, ना अमित शाह का कोई वक्तव्य सुना होगा, ना सदन में इसकी चर्चा हो रही है। कानून बना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, बंगाल में चुनाव लड़ा गया, अब वो कानून गया ठंडे बस्ते में, अब नया कानून लेकर आ गए। भाई हर 6-8 महीने पर 2014 से लेकर अभी तक हर 6-8 महीने पर कोई ना कोई एक ऐसा कानून, ऐसा कदम उठाती है सरकार जिससे हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई, उनमें वाद विवाद खाई बढ़ती रहे। उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, किसी के बाप का देश नहीं है। आप अपने सही नेताओं का चुनाव करें, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कानून गलत है तो लागू नहीं होगा, और अगर कानून तो बहुत बना हुआ है, कानून तो राइट टू एजुकेशन बना हुआ है कि सभी के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए, किसी के बच्चे को मिल रही है पढ़ाई की सुविधा। कानून बनने से घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम समाज सजग हो, ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव करे जो उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की चिंता करे। सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर उनको तेल में किरासन तेल बनाकर डर जलाता है। सर यहाँ आप मुस्लिम पार्टी का स्टैंड साफ है कि वक्फ बिल का आप जो है बिल्कुल उसके विरोध में है। एक बार नहीं 100 बार बोल चुके हैं, लेकिन आप लोग वक्त कर बार चर्चा करके मुस्लिम समाज का नुकसान कर रहे हैं। मैं बार आपको कह रहा हूँ कि कानून अगर बन भी गया तो भी जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा को कुछ करना नहीं है। आप लोग जितना सवाल पूछिए, भाजपा यही चाहती है ये चर्चा चलती रहे, मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई चलता रहे। सर ये सवाल है कि ये जो वक्फ बिल है ये पास होने से सिर्फ हिंदुओं को नुकसान है या फिर मुस्लिम को नुकसान है? किसी को नुकसान नहीं है, क्योंकि इस कानून के जरिए भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। ये राज्य सरकार का मामला है, जो जमीन का मामला है, राजस्व का मामला है, ज्यादातर जगहों पर वो राज्य सरकार का मामला है। आपको क्यों घबरा रहे हैं? बेकार समाज को डरवा रहे हैं आप लोग। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल देकर बता दिया कि सीए एनआरसी के तहत किसको अभी यहाँ देश से निकाला गया। सीए एनआरसी के तहत कितने लोग अररिया पूर्णिया से किशनगंज से निकाले गए बताइए। अरे भैया इनका कोई हिम्मत नहीं है, ये खाली कानून बनाते हैं इसलिए कि आप डरिए और डर के आपस में चर्चा करते रहिए। अब आप लोग भी वक्त किए जा रहे हैं, और कोई आके खड़ा होकर वक्त के खिलाफ बोलेगा, मुसलमान लोग समझेंगे कि यही हमारा न्याय रहनुमा है। बिल्कुल इस कानून पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। केंद्र में उनकी बहुमत, उन्होंने सरकार कानून बना दिया। ये राज्य सरकार का मामला है, राज्य में बढ़िया सरकार रहेगी, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं। सीमांचल में सर यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार से। जिस तरीके से राजद के जो सुप्रीमो हैं तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा की बी पार्टी हैं, इस तरीके से अभी तक अररिया में आपने जनसभा किए हैं या स्टार पार्टी किए हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और यादव को रिझाने के लिए किया है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव की क्या पहचान है भैया? तेजस्वी यादव हमको कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? तेजस्वी यादव हमको सर्टिफिकेट देने वाले कब से बन गए? भाई तेजस्वी यादव तो मुसलमानों के रहनुमा हैं। पिछले 30-35 साल से मुसलमान तेजस्वी यादव और उनके पिताजी के पार्टी को वोट देता रहा है। तो फिर सीमांचल के कितने मुसलमानों के बच्चे आज पढ़ लिख कर होशियार हो गए? सीमांचल के मुसलमानों की स्थिति आज इतनी खराब क्यों है? आप बताइए कि सीमांचल के मुसलमान, हर मुसलमान परिवार से बच्चे क्यों 10,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? तेजस्वी यादव को, लालू यादव किसने रोका था कि हम मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बना देके पढ़ाई की व्यवस्था कर देते? जो लालू जी 15 साल रहे मुख्यमंत्री, उनके लड़के 6
3 बरस रहे उप मुख्यमंत्री। सीमांचल में मुसलमानों के लोगों ने क्या किया है ये बता दीजिए। कितने उनके विधायक बने हैं मुसलमानों के, ये बता दो। यहीं पर कटिहार एक जिला है, आप अभी कितने दिन से पत्रकारिता करते हो तो नहीं मालूम है, लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम कटिहार जिला में रहते हैं। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की कटिहार में है। पिछले 30 वर्ष में बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, आरजेडी ने, राजद ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अगर दिया होगा तो लाके हमको दिखा दीजिएगा। आप कहते हैं कि भाई मुसलमान को खाली भाजपा का डर दिखाकर यहाँ बैठे मुसलमानों को भी ये खुली चुनौती दे रहा। कटिहार जैसे जिले में जहां मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, आज तक राजद ने पिछले 30 वर्ष में किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। और आप मुसलमानों की हकदारी की बात करते हैं, तो भाई विकास तुमने किया नहीं, भागीदारी तुमने दी नहीं, और ये सारे सीटों पर भाजपा वाले जीते हैं जो अलग। तो मुसलमान कब तक लालटेन में किरासन तेल बनकर चलता रहेगा भाई? मुसलमानों को भी हक है अपना नया रास्ता बनाना। जरूरी नहीं कि आप जनसुराज को चुनिए, बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। आप लोकतंत्र को जिंदा कीजिए। मुसलमानों से मैं इतना ही अपील करूंगा कि आप राजनीतिक बदवा मजदूर मत बनिए, जहां लोग जानते हैं कि सब जाएगा कहां। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, किसी निर्दलीय को दीजिए, लेकिन अगर किसी का बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो कभी भी आपके इलाके में, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज का भला नहीं होगा। सर आप सीमांचल में है और यहाँ अररिया में आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन तो है, क्योंकि आप नई पार्टी हैं, लोग उम्मीद की तरह देख रहे हैं। 3 कैंडिडेट आपके पीछे हैं, सब कैंडिडेट का निर्णय कब तक होगा? अली रिजा साहब है, फैसल साहब है, फरद मैम को मैं देख पा रहा हूँ। कैंडिडेट कौन है ये तो यहाँ की जनता बताएंगे। आप ही यहाँ के रहते तो हम, आप एक वोट दीजिए इसके पक्ष में, क्योंकि जनसुराज कोई राजद तो है नहीं जहाँ पर पैसा लेके जाइएगा गोला में टिकट मिल जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पर तो यही उपाय है कि जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो कह रहा है कि संभावित प्रत्याशी अपना नाम, बैनर, पोस्टर, प्रोग्राम क्षेत्र में लगाए, क्षेत्र में लगाकर घूमे, काम करे, और तब 4 महीना जनसुराज के लोग ये बात का अध्ययन करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि बताओ जितने संभावित प्रत्याशी है इसमें सबसे बेहतर कौन है, जिसको जनता चुन देगी वही जनसुराज का उम्मीदवार है। अच्छा सर, आप सीमांचल में हैं और पर कल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि 4 के बदले में हम 24 लेकर के आएंगे। आप मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, तो आपको कितना चैलेंजिंग लगता है? हम बिहार के उस इलाके में हैं जो इस राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका है। हम मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका नहीं देखते। अगर जिन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। अगर बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, तो हिंदू हो या मुसलमान, वो बच्चों की पढ़ने की सुविधा नहीं है। जो बच्चे यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली और गुजरात जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो बिहारी मजदूर हैं जो ट्रेन में जानवर की तरह बैठ कर जाते हैं और 10-12 हजार रुपया के लिए अपना हड्डी गला रहे हैं। वो जाति और धर्म की बात नहीं है। सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे ज्यादा गरीबी और पलायन वाला इलाका है। जनसुराज का संकल्प है पलायन को रोकना। 1 साल के अंदर कोई भी लड़का, किसी भी परिवार का लड़का 10-12 हजार रुपए के लिए मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। ये जनसुराज का संकल्प है और उससे सबसे बड़ा फायदा सीमांचल के लोगों को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल से हो रहा है। सर एक सवाल, आपने कहा था कि पीके यूथ क्लब के मार्फत से जो पाठशाला खुलनी थी, बिहार में कितने पाठशाला खुला? पीके यूथ क्लब के जरिए 1 लाख यूथ क्लब खोलने की परियोजना शुरू की गई, जिसमें यह कहा गया कि वो बच्चे जो राजनीति करना चाहते हैं, पाठशाला खोलने के लिए पीके यूथ क्लब नहीं बना, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं, जिनके बाबूजी बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, खासकर पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके जरिए अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्लब के जरिए जनसुराज से जुड़ेंगे और उनको ये सुविधा दी जाएगी कि अगर वो चाहें तो अपने इलाके में गरीब बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं, हेल्थ कैंप लगवा सकते हैं, लोगों को राशन कार्ड दिलवा सकते हैं। कुल 22,000 क्लब बिहार में खुले हुए हैं और 26 के चुनाव के लिए
26 के चुनाव के लिए करीब करीब 8,500 बच्चों ने अपना आवेदन रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, जिनको जन सुराज की ओर से प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार की सामग्री और सुझाव, चुनाव लड़ने का तरीका ये बताया जा रहा है। अभी 5 दिन पहले भी मैंने एक कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें 800 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो अगली बार मुखिया, सरपंच, वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जन सुराज से जुड़कर वो काम कर रहे हैं। पाठशाला खोलना और नहीं खोलना ये उनकी मर्जी है कि उनके पंचायत के क्षेत्र में वो पाठशाला खोलना चाहते हैं कि वहां पर राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। जो भी लोकल मुद्दे हैं उस पर जो समाज की मदद करना चाहते हैं, उसमें जन सुराज उनकी मदद करता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत थैंक यू सर।